बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, बिग सोशल प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ आपका वेलकम है खबर तह तक। हमेशा इरफान फाजिल और दीगर अगर देखा जाए कई सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर या हमारे गुलिस्तान न्यूज टेलीविजन पर शाया होती रहती है, जबकि आपका भरपूर प्यार है, लगातार आप इस चैनल को पसंद फरमाते हैं और खास तौर पर इस चैनल को आपने हाउस होल्ड फैमिली चैनल बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की खबर को लेकर बात करें, नेशनल हुकअप हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, हमेशा हमारा कोशिश रहता है कि हमारा कैमरा फोकस हो। फिलहाल इस वक्त लाइव आने का क्या मकसद है मेरा, जैसे आपने देखा होगा कि हम हर एक बीट पर बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर एंटरटेनमेंट हो। अगर हेल्थ इश्यूज को लेकर बात करें तो हेल्थ भी हमारे वादी कश्मीर में एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमारा कैमरा फोकस होता रहता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं लाइव सेशन जो है गुलिस्तान न्यूज के लाइव फीड पर जो हमारा पेज है उस पर मैं इंटरेक्ट करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी घराने से, और खास तौर पर अपना जो सफर है उसने यूरोप और दीगर मुख्तलिफ ममालिक में गुजारा है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात करें तो एक बैसित एक डॉक्टर वो वापस कश्मीर आई हैं और इस वक्त साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी को लेकर, चाहे वो चाइल्ड हो या फिर एडल्ट साइकोलॉजी हो, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लैला कुरैशी। आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। लैला कुरैशी से आज हम यहां पर बात करेंगे, गुफ्तगू होगी और खुसूसन गुफ्तगू होगी जी हां साइकोलॉजी को लेकर। सबसे पहले बच्चों की ही बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं लैला से ही जानना चाहूंगा इनका जिंदगी का सफर। लैला, आपसे जानना चाहूंगा कि बचपन से लेकर अभी तक जो आपका सफर रहा है, ब्रीफ बताएं थोड़ा सा। बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हॉलैंड, तो मेरी परवरिश कुछ हॉलैंड में हुई है। मेरी मॉम एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान की है और मेरे वालिद साहब कश्मीर के हैं, डाउन टाउन के। तो हम भी ऑब्वियसली कश्मीरी ही हैं। तो हमारी पैदाइश हॉलैंड में हुई है, फिर हम हॉलैंड में आधी परवरिश भी हुई है, आधी पढ़ाई भी हुई है। उसके बाद हम शिमला आए हैं। शिमला में हम हॉस्टल में थे, मी एंड माई सिस्टर। कुछ साल हमने वहां पढ़ाई की। फिर उसके बाद हम कश्मीर आ गए बिकॉज मेरे फादर चाहते थे कि हम कश्मीर का कल्चर सीखें और जाने और जबान सीखें, तो उस वजूहत की वजह से हम यहाँ पे आ गए। तो तब से हम यही हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई की ही बात करेंगे। जानना चाहूंगा कि क्या बचपन से ही शौक था कि आप डॉक्टर बनेंगी और साइकोलॉजी को लेकर ही अपना प्रोफेशन आगे कंटिन्यू करेंगी? बेसिकली डॉक्टर मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, बट मेरा इंटरेस्ट कभी एमबीबीएस में था नहीं। आई मीन मैं सोचती थी कि एमबीबीएस डॉक्टर, मैं अगर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट मैं भी बैठी होंगी और वेट कर रही होंगी 10 साल के एक्सपीरियंस से और पेशेंस से, एंड देन आई वाज़न्ट श्योर अबाउट दिस एमबीबीएस डॉक्टर। तो मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था कि मैं जहनी इलाज करूं, क्योंकि लोग, मैं ये सोचती थी ये लोग परेशान क्यों होते हैं, लोग रोते क्यों, लोग स्ट्रेस्ड क्यों होते हैं, क्या ऐसे उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है और कौन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, खास तौर पे बच्चों की। तो फिर मैंने ये फील्ड लिया साइकोलॉजी, और मुझे बहुत मुझे लगता है सबसे अच्छा चॉइस जो मैंने अपनी जिंदगी में किया इज माई प्रोफेशन। फैंटास्टिक। हम बात कर रहे हैं लैला कुरैशी के साथ और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब हम लैला से ये जानना चाहेंगे, लैला बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे देखने वाले जो है, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है और टेलीविजन पर भी आपके इंटरव्यूज आते हैं, रेडियोज पर। मैं जानना चाहूंगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर बात करें या जो मेंटल स्ट्रेस है बच्चों को लेकर, क्या कुछ वजूहात है और अभी तक आपने एज स्टैटिक्स क्या ऑब्जर्व किया है, कितना ऑर्डर है, क्या वजूहात है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। 3 साल का बच्चा होता है, 3.5 साल का बच्चा, अभी उसने सीखा होता है वॉशरूम कैसे जाना है, अभी उसने सीखा होता है खुद हाथ कैसे धोने, अभी उसने सीखा होता है कि भाई मुझे खाना कैसे खुद खाना है, अभी तो उसने दूध छोड़ा होता है, अभी उसने मतलब हम लोग पैम्पर्स चेंज करते हैं, हम उनको स्विच करते हैं टू टॉयलेट ट्रेनिंग, इजंट इट? तो वो सारी चीजें चेंज करना बच्चे में ऑलरेडी एक ट्रॉमा होता है, ठीक है ना, वो सिखा रहे होते। हम साथ ही साथ उनको स्पेलिंग सिखा देते हैं, हम साथ ही साथ उनको 1 2 3 दिखा देते हैं, 1 to 100 भी बोलो। 3.5 साल में वो बच्चा जाता है एक इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 3 लोग बैठे होते हैं और उनसे सवाल जवाब पूछते हैं बच्चे से, पेरेंट्स से। क्या आपको लगता है ये जायज है? एक बच्चे की हमने जो स्टैटिक्स आपने कहा ना, वो हमने बच्चे को बना दिया है कि भाई 3-3.5 साल में इसको नर्सरी में जाना है, इसको 1 to 100 आना चाहिए, A to Z आना चाहिए, अलिफ टू ये आना चाहिए, सारा इसको पढ़ाई आनी चाहिए, उसके बाद इसका एडमिशन अच्छे स्कूल में होगा। क्या ये माँ बाप की ऐसी सोच है कि वो बच्चे को बहुत जल्द स्ट्रेस में डाल देते हैं? इट्स अ सिस्टम।
माँ बाप सिस्टम की वजह से ही उसको स्ट्रेस में डालते हैं। अगर उनको 1 to 100 नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, वो अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। और आप ये जानते हैं कि बच्चे के ये जो 2 हाथ होते हैं ना, इसमें आगे जाके आपने भी देखा होगा 10th में कितना दर्द होता है हमें लिखते हुए, क्योंकि 3.5 साल में ये बच्चे का पूरा डेवलप हुआ ही नहीं होता है, और हम 3.5 साल में बच्चे को पेंसिल दे देते हैं। तो ये कितना स्ट्रेसफुल, एक तो फिजिकल हेल्थ पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी। उसके बाद हायरार्की जस्ट गोज ऑन, 10th क्लियर करना है। आप देखें हमारे 10th के रिजल्ट्स आए, सारे मतलब 90%, 80% के पीछे भाग रहे। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मतलब लो एबिलिटी के होते हैं, तो वो उस स्ट्रेस से फिर जूझते हैं कि हाँ भाई हम क्यों नहीं फर्स्ट आए। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट्स की ही गलती है, और अगर दूसरी साइड से देखेंगे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे थोड़े से एक्टिव हो, और थोड़ा सा समाज के साथ कॉम्पीट करें, और बहुत जल्द ये सारी चीजें सोच लेते हैं, तो इस पर आपका क्या रहता है? आई थिंक कॉम्पिटिशन इज वेरी हेल्दी, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन सोसाइटी में हसद बन जाए तो फिर वो हेल्दी नहीं रहता है। यहाँ पे कंपटीशन हसद के तौर पे चलता है कि भाई मेरा बच्चा 10th में फर्स्ट आया तो दूसरे का बच्चा फर्स्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, स्कूल्स को ही लेकर बात करें, प्रिपरेटरी स्कूल्स है, क्रचेस है बहुत सारे, तो वहां पर एक क्राइटेरिया है, जैसे आपको भी पता होगा 3 साल तक भेजना है, उसके बाद आपके एडमिशन है। पेरेंट्स ये भी सोचते हैं, तो क्या वहां पे सिस्टम चेंज होना चाहिए? हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है एजुकेशन को लेकर, तो अब क्या वो सही डिसीजन है कि 5 साल तक बच्चा स्कूल जा सकता है? बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि बच्चे का पहले ब्रेन पूरा डेवलप होना चाहिए 5 साल तक, उसके बाद बच्चे को आप स्कूल का एक्सपोजर दीजिए। हम पहले ही बच्चे पे इतना प्रेशर, कैसे एक बच्चा 3 साल का एप्पल की स्पेलिंग बोलेगा 4 साल का, जिसको अभी अभी वॉशरूम जाना सिखाया है माँ ने। ऑलरेडी एक ट्रॉमा है, जैसे आपको कह रही हूँ, ऑलरेडी एक ट्रॉमा है, ही इज स्विचिंग फ्रॉम द मदर्स लैब टू एन एक्चुअली एन एडल्टहुड, इजंट इट? तो उसके ऊपर हम उस पर इतना स्ट्रेस पढ़ाई का डाल देते हैं, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस इतनी रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा 12th में मेडिकल लेगा, 11th 12th में, 10th में फर्स्ट आएगा, फिर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, IAS KS, उसके अलावा हम बात ही नहीं करते हैं। लैला कुरैशी, एप्पल आजकल अगर देखा जाए मोबाइल फोन्स, एप्पल, एंड्रॉइड, ये सारी चीजें, iOS सिस्टम चल रहा है, और बच्चों के हाथ ये भी हम देख रहे हैं कि फोन्स भी है, टैबलेट्स भी है, आईपैड्स भी है, यूट्यूब है। अब वहां पर आपने राइम्स देखी, बाकी सारी चीजें, क्या ये भी मेंटल स्ट्रेस बच्चों में डाल देता है? देखिए, स्क्रीन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जिस जनरेशन में हम डील कर रहे हैं, इट इज ओवर स्टिमुलाई, है ना, इसको हम कहते हैं कि ओवर एक्सपोजर। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को बच्चे को कम्पीट करना है ना माशरे के साथ। मैंने भी अपने बेटे को टैबलेट लाया, बट देयर इज अ टाइमिंग। वो टैबलेट किड्स टैबलेट है, उसमें यूट्यूब जो है किड्स यूट्यूब है, उसमें जो है पढ़ाई के कुछ एप्स हैं, गेम्स है, और उसका एक स्क्रीन टाइम है, 2 to 3 आवर्स, चाहे आप हाफ आवर करके 15 मिनट्स करके आप स्क्रीन टाइम कर सकते हैं, वो बच्चे को पता है। तो आपको अगर कुछ भी बच्चे को देना है, उसको आप एक रूटीन बनाएं, उसको आप स्ट्रेस मत करें। अब आपने टैबलेट दे दिया, फोन दे दिया, तो पूरा दिन बच्चा फोन पे और कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करेगा, दैट इज अ मेंटल स्ट्रेस, ऑफ कोर्स हिज आईज विल बी स्ट्रेस्ड। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट? चलिए, एक साइड से हम देख रहे हैं बच्चों को लेकर ही बात करेंगे। अब बच्चों की जो सोच है वो डिफरेंट है, माँ बाप भी चाहता है। अब अगर साथ ही साथ देखा जाए जो एडल्ट्स का है, खासतौर पे जिसमें आपने काफी काम किया है, आप वर्कआउट भी करती हैं, कश्मीर में 90% जो है स्ट्रेस है यूथ में, और हम कह सकते हैं कि बिना वजह, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जब हम बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, पढ़ लिख कर बेकार घर में बैठना, और उसी के साथ ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट। मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पे बहुत जरूरी बात है ये। हम लॉकडाउन सिंस 1 ईयर नहीं है, हम लॉकडाउन है सिंस मोर देन 1.5 ईयर, है कि नहीं? आपको पता है इस 1.5 ईयर में कितने केसेस हमारे पास फिजिकल अब्यूज के आए हैं, सेक्सुअल अब्यूज के आए हैं, ठीक है ना, इमोशनल अब्यूज के आए हैं, कितने रिश्ते टूट चुके हैं, कितने माँ बाप ने मतलब प्रॉब्लम्स हुई हैं बच्चों के साथ, कितने सारे इश्यूज हुए हैं इस सोसाइटी में, कश्मीर में 70-80% एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड। इफ आई टॉक ओनली अबाउट मेंटल हेल्थ, ड्रग्स की तो बात ही नहीं, ड्रग्स तो बेतहाशा फैला हुआ है। बात अगर करें इस वक्त इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, क्या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? बनिस्बत अगर देखा जाए तो पेरेंट्स के पास बहुत कम है जो अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं, तो कैसे हम इस चीज को बाहर निकाल सकते हैं? और आजकल का जो नौजवान है खुसूसन, क्या आपको लगता है कि ये इंटरव्यू या आपकी और मेरी जो बात है उस पर स्ट्राइक करेगी? देखिए, मैं आपको वही कह रही थी कि लॉकडाउन में जितना हमारा इंक्रीज हुआ है मेंटल हेल्थ, वो हमें बताता है कितनी फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में, कितनी प्रॉब्लम्स है हमारी यूथ में, और वो यूथ एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। ड्रग्स
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप हैरत होगी आपको अगर आपको मैं बताऊंगी हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आए, कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कश्मीर के अंदर हुई है और कितनी कश्मीर से बाहर हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसकी क्या वजूहत है? आप समझते हैं कि कुछ और भी मुतालबात है, खास तौर पर अगर देखा जाए शादी, अफेयर या कई कई जगह पर जॉब्स के मामला जो बाद में नहीं बन जाते हैं, क्या ये भी उसके साथ चीज जुड़ती है? देखिए, जब आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को गलत तरीके से सोसाइटी ने लिया है, फेमिनिज्म को भी। Right. हम फेमिनिस्ट अगर कोई होता है या विमेन एम्पावरमेंट कोई करता है, कहते हैं मर्द के खिलाफ है। जी। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट वो हो रहा है जो आप कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू अ विमेन अबाउट हर एक्सपर्टीज एंड यू आर गिविंग हर करेज टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब होता है कि आप अपनी औरत को इज्जत दें, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। एक हस्बैंड का और वाइफ का ये दर्जा होता है आज की डेट में कि वो 50-50% हर जगह इन्वॉल्व हो। हरेसमेंट को लेकर बात करें, अगर बच्चों के बीच ये फैमिली सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको लगता है कि इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है और इससे भी लैप्स हो जाती है चीजें? बिल्कुल, आपको पता है हमारे 70-80% डिवोर्स हो गए, जिसकी मतलब कुछ वजहें हैं, कुछ नई वजहें हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और उसी रिलेटेड बच्चों को कितना इफेक्ट होता है। और फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी झगड़ते, कोई मिलने नहीं देता है। ये कितने केसेस हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि माँ नहीं मिलने देती, बाप नहीं मिलने देती। तो उस बच्चे पे कितना असर लला जी, पड़ता है? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या आपके पास कोई इस तरह का स्ट्रेस लेकर आता है जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ आपने ज्यादा ऑब्जर्व किया खासतौर पे कश्मीर में? क्योंकि हॉलैंड, यूरोप, बाकी सारी कंट्रीज आप देख के आई है, पढ़ लिख कर आई है, क्या चीजें आपको लग रही है कि जो जमीन स्तर पर है, जो बाहर नहीं निकल रही है और जिसके लिए कोशिश नहीं की जा रही है? मुझे लगता है एक स्टिग्मा है, एक क्रिटिसिज्म है इस चीज को लेके। अगर मैं आपको कहूंगी कि भाई मेरा दिल नहीं करता है बाहर निकलने का, मेरा दिल करता है मैं दिन भर सो जाऊं, आप कहेंगे इसको क्या हो गया, शी इज बीइंग लेजी। क्रिटिसिज्म यहाँ इतनी है सर, इतनी क्रिटिसिज्म है, हम सही मसाइलों पे आते ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, ये सब क्या है? ये मेंटल हेल्थ इश्यूज है। लेकिन हम इस चीज पे आते ही नहीं है। हमारे पास आपको पता है सबसे यंगेस्ट केस था ड्रग्स का, 7 years old, दैट मीन्स 1.5 year older than my son, 7 years old, and he was induced forcefully. दैट इज अ विक्टिम। एंड उसकी जो सर्वाइवल थी, उसके मेंटल हेल्थ के बारे में कौन सोचे? तो बात अगर करें इंस्टीट्यूशंस को लेकर, मुख्तसर सा वक्त है, जैसे हम देखते हैं स्कूल्स में पढ़ाई हो गई, हर सब्जेक्ट पर पढ़ाया जाता है, तो क्या इस चीज को तरजीह देने की जरूरत है स्कूल्स में? खासतौर पर इसका एक सेशन होना चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए, ताकि अब ये भी एक सब्जेक्ट बने, क्योंकि ये चीज ज्यादा डिपिक्ट हो रही है। आपको ये पता है एनसीईआरटी और सीबीएसई में ये रूल है कि हर स्कूल में, हर डिपार्टमेंट में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द किड्स एंड फॉर देयर इमोशनल बैलेंस एंड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। लेकिन क्या हमारे स्कूल्स में ये हो रहा है? क्या हमारे सिवाय कुछ 2-3 रेपुटेटेड स्कूल्स में और कहीं पे काउंसलर मौजूद ही नहीं है? बच्चे किसके पास जाएं? टीचर के पास टाइम नहीं है, वो करिकुलम के पीछे हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो फीस भरने के चीजों में, बाकी सारे माशरे के इश्यूज है। बच्चा किसके पास जाके बताएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है? कहाँ बच्चा आके, आपको पता है कितने केसेस हमारे पास आते हैं